तो अब जब जो मुस्लिम लीग कह रही है उसको सही माना जाएगा, तो मुस्लिम लीग को लगा कि भैया ये हमारा वक्त आ गया है, और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो बैठकें शुरू हुई उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। अभी तक जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्यों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उसका एक जो बैकग्राउंड है वो 6 दिसंबर 1946। जब मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी तो अल्टीमेटली, और अभी हम स्वतंत्र भी नहीं हुए थे, और इसी बीच आप सभी को पता है कि ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया। तो इसी बीच ब्रिटेन की भी राजनीतिक जो परिदृश्य है वो भी चेंज हो गया। वहां चुनाव हुए, और चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री परिवर्तित हो गए। जब विश्व युद्ध चल रहे थे उस समय के जो तत्कालीन कंटेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन थे वो थे विंस्टन चर्चिल। ये बहुत चर्चित थे और उनका नाम भी चर्चिल है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल। जब वहां पर इलेक्शन हुए तो चूंकि समय के अनुसार इलेक्शन हुए, ऐसा नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो समय क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ 5 साल का कॉन्सेप्ट है। तो जब इलेक्शंस हुए तो ब्रिटेन की जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया और नए प्रधानमंत्री बने। जो नए प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। इसका मतलब कि ब्रिटेन का राजनीतिक परिदृश्य, द सिनेरियो ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हैज आल्सो बीन चेंज्ड, वहां का भी चेंज हुआ। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रहती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रहती है तो उनके स्टैंड, उनकी आइडियोलॉजी में कुछ अंतर होता है। आज बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की थी, अब कांग्रेस आ रही है नहीं कह रहा हूं, इट्स माय मिस्टेक। मतलब यदि कांग्रेस आती है या इंडिया का जो कॉलिशन है वो आता है तो उनका तो पहले से ही कहना कि कुछ चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाई गई है उनको परिवर्तित कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो एक 4 साल का सिस्टम आया है आर्मी वाला, अग्निवीर, वो कह रहे हैं कि हम उसको समाप्त कर देंगे। आए ना आए, समाप्त करें या ना करें सत्ता में आने के बाद, वो उनकी मर्जी है, पर वादे के अनुसार यदि सत्ता में आए और ऐसा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियोलॉजिकल चेंज हुआ। वो वादा करके आए थे और उन्होंने चेंज किया। तो ऐसे ही कुछ चीजें, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जब सरकार रहती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आती है तो कुछ मेजर परिवर्तन होते हैं, और वही हुआ 20th February 1947। 20th Feb 1947। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली, ये कुछ घोषणाएं करते हैं, कुछ डिक्लेरेशन इनके द्वारा होता है, कुछ घोषणाएं करते हैं। और वो डिक्लेरेशन क्या था? प्रमुख रूप से अभी तक हमने क्या कहा था कि संविधान बन रहा था लेकिन हम स्वतंत्र नहीं होते, और ना ही इसके पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता की कोई बात की थी। लेकिन क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को पहली जो घोषणा की वो घोषणा ये थी कि हम 30 जून 1948 तक किसी भी रूप में भारत को आजाद कर देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। अगेन 15 अगस्त 1947 नहीं, 30 जून 1948 तक किसी भी रूप में हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। यह पहली घोषणा थी। लेकिन जब यह घोषणा हुई तो दूसरी घोषणा अवश्य रूप से बनती है। सवाल यह है कि भारत को स्वतंत्र तो कर देंगे, पर यह सत्ता किसको दे के जाएंगे? रूल कौन करेगा? शासन कौन चलाएगा? हु विल गवर्न द कंट्री?
क्योंकि एक देखिए, जब 200 वर्षों का शासन रहा, कॉलोनी रही, और ऐसे मझधार में छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी दुनिया में भी देखना है कि भैया कोई और देश कुछ ना कहने पाए। कोई भी काम हम करते हैं तो ये भी देखते हैं कि भैया कोई हमें ये तो नहीं कहेगा कि अन्याय किया इसने। तो ये तो वो भी जानते थे कि हम बीच में तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, किसी ना किसी को तो सत्ता हमें देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर भी लोग एक मत नहीं थे, और लोग एक मत न होने का मतलब कि दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, वो डिसएग्रीमेंट पे थे। वो कह रहे थे, मुस्लिम लीग कह रहे थे कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, जो कि अभी तक पूरी तरह से उनकी बात को ब्रिटेन की सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। कैबिनेट मिशन ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया था कि भैया अलग पाकिस्तान नहीं बनेगा, अलग संविधान सभा नहीं बनेगी, एक ही संविधान का निर्माण होगा। तो जब यह घोषणा हुई कि 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन स्वतंत्रता तो देंगे पर सत्ता किसको देके जाएंगे, ये उनके सामने यक्ष प्रश्न था। तो इन्होंने कहा कि दूसरी घोषणा यह की कि भैया 30 जून 1948 तक आप लोग निर्धारित कर लो, अन्यथा ब्रिटेन की सरकार मजबूरी में ये स्वमेव निर्धारित करेगी कि ये सत्ता हम किसको सौंप करके जाएं। या तो आप निर्धारित कर लो और या तो फिर हम निर्धारित कर लो। और इसके लिए एक भारत में परिवर्तन किया ब्रिटेन इस डिक्लेरेशन के साथ, और परिवर्तन यह किया कि भैया 30 जून 1948 तक हम सत्ता सौंप करके जाएंगे, सत्ता किसको सौंपेंगे ये सब निर्धारित करने के लिए अभी तक हमारे देश में जो वायसराय, इस समय 1900 कब की बात हम कर रहे हैं, 1946-47 की बात कर रहे हैं। इस समय ब्रिटेन की सरकार का जो भारत में एक प्रतिनिधि रहता था, जिसे हम गवर्नर जनरल या वायसराय कहते हैं, तो जो वायसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विस्काउंट वेवेल। वेवेल अभी तक थे, तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हम वेवेल की जगह नए वायसराय को भारत भेजेंगे। तो यहां पर लॉर्ड वेवेल की जगह कौन जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन। और इनका प्रमुख रूप से कार्य क्या था, इनको क्यों भेजा गया, इस उद्देश्य के साथ भेजा गया कि भैया आप जाइए, वहां पर कांग्रेस से बात करिए, मुस्लिम लीग से बात करिए, भारत के लोगों से बात करिए, और हमें बताइए कि 30 जून 1948 तक जो हम भारत को स्वतंत्र करने वाले हैं, तो उसमें सत्ता हम किसको दे करके जाएं। इस बात का पता लगाने के लिए कि माउंटबेटन ब्रिटेन की सरकार को बताएं कि क्या किया जा सकता है, कैसे ये सत्ता का जो परिवर्तन है या जो रूल है, गवर्नेंस है इंडिया का, वो कैसे परिवर्तित होगा। अभी कॉलोनियल रूल है और फिर एक इंडिपेंडेंट रूल है, वो कैसे परिवर्तित होगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन आए, मार्च 1947 में भारत आए, और भारत आने के बाद कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, भारत के लोगों से सबसे चर्चा करने के पश्चात अल्टीमेटली 3 जून 1947, 3 जून 1947 को ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंप देते हैं, ब्रिटेन की सरकार को, कि भैया मेरी तरफ से ये सुझाव है, आपको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है तो कर दीजिए, नहीं लगता तो जो परिवर्तन आप चाहते हैं वैसा बता दीजिए, क्योंकि आपने मुझे जिस कर्तव्य के लिए भेजा था, जिस ड्यूटी के लिए भेजा था, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भारत जाइए और ये स्थिति का पता लगाइए कि क्या किया जा सकता है वहां पर, तो मैंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब इस रिपोर्ट की दो प्रमुख बातें थी, वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट थी। मैं एक्चुअली ये 3 जून 1947, 4 जून 1947 का कल एक अखबार पढ़ रहा था, 4 जून 1947 का, तो उसमें एक्चुअल में इसी की चर्चा थी, क्योंकि 3 जून 1947 को प्लान आया था और 4 जून का एक दिन बाद ही खबर आती है ना हमारे पास अखबार, उस दिन का मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी बातें थी।
जो एक्चुअल में मुझे कल के पहले वो भी नहीं पता थी, क्योंकि अखबार की बातें कुछ और भी होती है, एडिटोरियल्स आते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी बातें भी लिखते हैं, अपने विचार भी लिखते हैं, तो वो बातें भी कुछ चीजें मुझे पता चली। खैर वो आपके काम की नहीं है, जो काम की है वो मैं आपको बता देता हूं। दो इसमें प्रमुख बातें थी। पहली बात तो ये कि माउंटबेटन ने ये कहा कि फर्स्ट थिंग कि भारत का विभाजन होगा। पहली बार ब्रिटेन की सरकार ये कह रही है कि एक सिंगल देश पॉसिबल नहीं है, भारत का विभाजन होगा और एक अलग देश यानी कि दो देशों का निर्माण होगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसका मतलब कि माउंटबेटन हैज एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो पहला भारत का विभाजन, विभाजन भारत का विभाजन का मतलब टू सेपरेट कंट्रीज। और एंड टू सेपरेट कंट्रीज इसका मतलब कि दो अलग अलग संविधान सभा, दो संविधान बनेंगे। तो एक पाकिस्तान इंडिया का और एक पाकिस्तान का। पहली चीज। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग कि ये बात माउंट, देखिए कोई भी बड़ा लीडर होता है ना, वो आगे पीछे सबकी सोच करके चलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे जो जर्नलिस्ट है उनसे प्रश्न करता है कि भैया आपने ये कहा था कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, वो राज्यसभा से आएंगी। सोनिया गांधी ने वैसा ही किया। दूसरा आपने ये कहा था कि राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे लेकिन अमेठी से नहीं लड़ेंगे, वो भी सही हुआ, रायबरेली से लड़ रहे हैं। अब तीसरा आप ये कह रहे हैं, तीसरा आप ये कह रहे हैं कि जो मीन्स राहुल गांधी की शायद जितनी उम्र है, शायद यही कुछ ऐसा था, उतनी सीट भी इस बार कांग्रेस की नहीं आएंगी। तो जर्नलिस्ट पूछता है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं क्या मतलब आप ज्योतिषी वगैरह हैं कि जो सही हो जाती हैं, ऐसा क्या है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, पर हां चीजें जिस प्रकार से इनके इंदिरा गांधी से लेकर के अभी तक घटित हो रही है इनके खानदान में, उनसे मैं अवगत हूं कि अब आगे की रणनीति इनकी क्या होगी। तो 200 वर्षों तक स्वीडन ने शासन किया था, तो उनको तो ये पता था कि भारत के लोग क्या करेंगे, क्या होगा आगे, क्या इसका रिएक्शन क्या होगा। आप समझिए कि एक देश जो कि यूनिफाइड देश था, एकीकृत देश था, सर्वधर्म संभाव के साथ रह रहे थे यहाँ के लोग, और जब आप उसको विभाजित करेंगे तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। देखिए एक परिवार भाई भाई अलग होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके भाइयों में दर्द नहीं होता, दर्द होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना देती हैं कि वो अलग हो जाते हैं। दर्द तो तब भी होता है। आप अंबानी जी को देखिए, दो भाई थे, मुकेश अभी भी हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, लगभग संपत्ति समान मिली रही होगी। ऐसा ही है ना कि पिता की संपत्ति तो बराबर बंटती है ना, थोड़ी बहुत एक प्लस माइनस हो सकती है। एक भाई आबाद हो गया, एक भाई बर्बाद हो गया। मुकेश अंबानी आबाद हो गए और अनिल अंबानी बर्बाद हो गए। कोर्ट ने एक प्रकार से दिवालिया रूप से घोषित कर दिया और कहा, ये कहा कि भाई इतना आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जेल जाइए। तो जब ये स्थिति आई तो अंत में सहारा किसने दिया? उस बड़े भाई ने, बचाने के लिए। तो मिस उस समय का वो अलग चीज है, लेकिन दर्द सबको होता है, खून का रिश्ता कहीं नहीं जाता है। अंत में बचाया किसने? उस बड़े भाई ने। यहां की जो स्थिति, इसका मतलब हम सेपरेट यदि होते, जो हुए भी, आज भी दर्द है हमें। पाकिस्तान शायद अलग देश नहीं बनना था, लेकिन ठीक है 1909 से जो शुरू हुआ उसकी परिणति हुई एक अलग देश के रूप में। तो ये चीज ब्रिटेन की सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि हम कह तो रहे हैं कि भारत का विभाजन होगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट भी होगा, और रिजल्टेंट ये होगा कि धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है। इसका मतलब दंगे पॉसिबल हैं, दंगे हो सकते हैं, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए
और उस दंगों का जिम्मेदार कौन होगा? हम। क्यों? क्योंकि हम विभाजित कर रहे हैं और हम छोड़ करके जा रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे। तो ब्रिटेन की सरकार को एक सूझी बूझी रणनीति के तहत कहा कि भैया, ये जो आप 30 जून 1948 कह रहे हैं ना, यदि हम आगे, इसका मतलब कि हमें 2 साल एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। तो इतना लंबा समय यदि रुकेंगे तो हम यहाँ के दंगों को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेटर यह है कि जितना जल्दी यहां से निकल सको तो सत्ता सौंप करके निकल जाओ, इनको जो करना है करते रहे। देखिए, समझिए कितना चाल, देखिए। और इसका मतलब कि उन्होंने सुझाया कि भैया, हम 30 जून 1948 का वेट ना करें, हम भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दें। किसी भी रूप में सत्ता 15 अगस्त 1947 को हम सौंप करके चले जाएं। 3 जून और अगस्त मतलब 2 महीने का समय मात्र। क्योंकि इसके बीच का समय क्यों लिया? अब यह भी है कि हम कल भी तो चले जा सकते थे, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता। 15 अगस्त 1947 को हम भारत को स्वतंत्र करते। हम वेट नहीं कर सकते। कब कब तक का? 30 जून 1948 तक का, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करते। अब ये चीज जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया, ब्रिटेन की सरकार को दिया, इसी को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। माउंटबेटन योजना। इसी को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ठीक है, या इसी को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। कभी यदि आपसे पूछा जाए 3 जून प्लान क्या था, तो यही है 3 जून प्लान, 3 जून योजना, 3 जून प्लान, या भारत के विभाजन की योजना भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अब लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, ये तो सुझाव था ना माउंटबेटन की तरफ से कि ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने क्लेमेंट एटली ने भेजा इसलिए था कि भैया आप जाइए, पता लगाइए क्या किया जा सकता है। तो माउंटबेटन ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। अब ये आपके ऊपर निर्णय है कि आपको क्या करना है। मेरी तरफ से ये सबसे बेस्ट पॉसिबल विकल्प, ऑल्टरनेटिव मैंने दे दिया है। अब आप क्या करना है कि आप देखिए। तो अल्टीमेटली ब्रिटेन की सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन स्वीकार्यता ब्रिटेन की सरकार की कब मानी जाएगी? स्वीकार्यता तब मानी जाएगी क्योंकि किसी भी देश में कोई भी अंतिम निर्णय लेता है वो तो विधायिका निर्धारित करती है, व्यवस्थापिका। तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा यदि इसको स्वीकार कर लिया जाए तो वो ये बातें मान ली जाएगी। तो अल्टीमेटली इसको, और ये तो अनौपचारिक एक प्रकार से सुझाव थे, तो इसको औपचारिक रूप देने के लिए ब्रिटेन की संसद में इस प्रस्ताव को रखा गया। ब्रिटेन की संसद में माउंटबेटन प्लान को रखा गया, लेकिन किस रूप में? माउंटबेटन प्लान के नाम से नहीं, उसको भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। एक्चुअली जब तक कानून पारित नहीं हो जाता तब तक उसे विधेयक कहा जाता है, बिल कहा जाता है। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947। ठीक है। अब ये ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत कब हुआ? ये ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत हुआ proposed 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में इसको रखा गया।
और अल्टीमेटली ये पास भी हो गया, पास्ट भी कह सकते हैं आप इसको, और या आप रॉयल असेंट भी कह सकते हैं। रॉयल असेंट का मतलब, रॉयल असेंट इसका मतलब ये है कि ताज की स्वीकृति, ताज की स्वीकृति। संसद जैसे हमारे यहां पर है, तो मैंने क्या आपको बताया था संसद में किसको किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। वैसे वहां पर भी है, संसद में दो सदन तो होते ही हैं, तो वहां की संसद के सदनों के द्वारा पारित हो गया, और फिर कानून में तीनों की अनुमति होगी, तो फिर किसके पास गया? क्राउन के पास। तो मतलब वही चीज मैंने रॉयल असेंट लिखी है, ताज की स्वीकृति अल्टीमेटली मिल गई, यानी कि ये 18 जुलाई 1947। इसका मतलब ये जो बिल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अधिनियम। अब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित। और इस प्रकार भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई पॉइंट बिंदु समझ में ना आया हो तो? हाँ, एक बार फिर से समझा दूं। कहां से? आज की क्लास जहां से शुरू हुई थी वहां से, या कुछ बिंदु? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, ओके, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया, मैंने हेडिंग डाली माउंटबेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मैंने ये कहा कि अभी तक, यानी कि हम जनवरी लगभग पढ़ लिए, जनवरी 1947 तक, अभी तक हम स्वतंत्र नहीं होते, ना तो स्वतंत्रता की कोई बात हुई थी। ठीक है, 22 जनवरी 1947 तक हमने लिखा है ना, इस समय तक तो कोई बात नहीं। हम ये भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग थी और जो देसी रियासत थे वो भारत की संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जबकि संविधान सभा उनके लिए भी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब नहीं हुआ, तो अब ये क्यों नहीं हुआ था, उसके पीछे भी कारण मैंने बता रखे हैं कि क्यों ऐसा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन की सरकार में एक परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन ये हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार थी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लेबर पार्टी की सरकार आ गई। वो उसमें जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। घोषणा ये थी कि भारत को हम आजाद करेंगे। आजाद कब करेंगे? 30 जून 1948 तक किसी भी रूप में हम ये जो पावर ट्रांसफर है वो पावर ट्रांसफर हम कर देंगे। बट पावर ट्रांसफर किसको? भारत की जनता को। पर जनता में कोई ना कोई तो प्रतिनिधि होगा, तो वो प्रतिनिधि कांग्रेस होगी या मुस्लिम लीग होगी। क्योंकि पॉइंट ये भी है कि यदि कांग्रेस को सौंप करके जाते हैं तो उनका कहना यह था कि देश का एक वर्ग, इसका मतलब डिसएग्री है और उसके बाद भी हम वो सत्ता सौंप करके जा रहे हैं, और यदि मुस्लिम लीग के देख के जाते हैं इसका मतलब हम कुछ एक बहुतायत वर्ग को छोड़ करके जा रहे हैं देश की जनसंख्या को। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हम सत्ता तो लेकिन देके तो किसी न किसी को जाएंगे, और किसको देके जाएंगे इस बात का पता लगाने के लिए वहां से लॉर्ड माउंटबेटन की जगह जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी यहाँ पर चर्चा, वाद विवाद, विचार विमर्श जो भी है, बहस डिस्कशन, सभी से चर्चा करने के बाद अल्टीमेटली 3 जून 1947 को निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कॉन्क्लूजन पर पहुंचते हैं। कॉन्क्लूजन उनका यह था कि भैया इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, भारत को विभाजित करना होगा, भारत के विभाजित करना होगा और मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करना होगा। तो मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करने के लिए इसका मतलब यह है कि अलग पाकिस्तान बनाना होगा, अलग उनकी संविधान सभा बनाना होगा। तो ये चीज यानी कि भारत के विभाजन की योजना हो गई है।
दूसरी चीज कि भारत को हम विभाजित करेंगे तो पॉसिबल है कि कुछ चीजें और भी घटित हो सकती हैं, इसलिए जितना जल्दी संभव हो ये सत्ता हम ट्रांसफर कर दें, पावर का ट्रांसफर कर दें और दो देशों का निर्माण कर दें। तो दो देशों का जो निर्माण कर दें उसमें एक भारत और एक पाकिस्तान। तो लेकिन स्वतंत्रता 30 जून 1948 तक हम यहां पर शासन नहीं कर सकते, जितना जल्दी हो उसके लिए उन्होंने एक डेट सिफारिश की 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करना था, लेकिन माउंटबेटन योजना जो थी सिर्फ एक सिफारिश थी, ये उनका प्लान था, ब्रिटेन की सरकार का प्लान नहीं था, ये प्लान उनका था। उन्होंने इसको दिया कि ब्रिटेन की सरकार के पास, अब ब्रिटेन की सरकार के ऊपर था कि इसको स्वीकार करे या न स्वीकार। यदि स्वीकार करना था तो इसके लिए ब्रिटेन की संसद में कानून पारित होगा। तो कानून पारित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार इसको मान गई, कानून पारित किया गया। वो जो कानून है उसको लाया गया कब? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अल्टीमेटली 18 जुलाई 1947 को पूरा का पूरा कानून पारित हो गया। इसमें अनुमति मिल गई सभी की, यानी कि ब्रिटेन के संसद के दोनों सदनों की, और प्लस इसके अलावा रॉयल असेंट भी प्राप्त हो गई और इस प्रकार अधिनियम पारित हो गया 1947। यानी कि इसको अब कहा गया, पहले हमने विधायक का, पारित होने के पहले विधेयक। कोई भी कानून बनता है पारित होने के पहले विधेयक कहलाता है, और जैसे अनुमति मिल जाती लास्ट राष्ट्रपति की, हमारे विदेश में आज भी, वो क्या कहलाने लगता है? अधिनियम, यानी कि कानून। ठीक है, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया। अब इसकी मुख्य बातें क्या थी, वो चीज हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु या विशेषताएं भी आप कह सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषताएं। फीचर्स। पहली चीज कि टू डोमिनियंस, दो डोमिनियन बनेंगे। यानी कि दो देश बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। एक भारत और एक पाकिस्तान। दूसरी चीज कि एक अपॉइंटेड डेट होगी, अपॉइंटेड डेट या नियुक्ति तिथि, जो कि निर्धारित की गई 15 अगस्त 1947। और ये अपॉइंटेड डेट जो है, इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता की तिथि। भारत की स्वतंत्रता की तिथि। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि दो डोमिनियन के अलग अलग संविधान सभा, तो पाकिस्तान, या आप कह सकते हैं दो संविधान सभाएं, टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, दो संविधान सभाएं। दो संविधान सभाओं में से एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो संविधान सभा है उसको डिक्लेयर कर दिया गया 26 जुलाई 1947 को, गठन की घोषणा हो गई। अब इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, वो जाने उसका काम जाने, हमें उससे मतलब नहीं है। पाकिस्तान की संविधान सभा, हमें अपनी संविधान सभा में। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय। देखिए, अभी तक जो भारत की संविधान सभा थी, अब दो देश बन गए। अभी तो संयुक्त भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था,
अब दो देश बन गए, इसका मतलब यह है कि उसकी संरचना में परिवर्तन होगा। एक परिवार के दो टुकड़े हो गए तो परिवर्तन तो होगा, सीधी सी बात है। तो जब परिवर्तन होगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी उसकी संख्या में भी परिवर्तन होगा, उसकी संख्या में भी परिवर्तन होगा। एक्चुअल में जो अभी तक भारत का हिस्सा था, जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं, उसको क्या कहा गया? पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल कहा गया। प्लस इसके अलावा जो आज आप पंजाब देख रहे हैं, सिर्फ इतना छोटा पंजाब नहीं था, ये पूर्वी पंजाब है। आज हमारे देश में जो पश्चिमी पंजाब अलग कर दिया गया, कहां चला गया? पाकिस्तान में। पश्चिमी पंजाब, इसके अलावा सिंध का जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, प्लस इसके अलावा जो असम का एक पोर्शन है, असम का सिलहट जिला, एक जिला था जिसको सिलहट जिला कहा गया, अब ये बांग्लादेश में है। ये पोर्शन कहां चला गया? पाकिस्तान। तो ये यहां की जनता के जो प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा में थे, वो तो कहां चले गए? इसका मतलब संख्या में परिवर्तन हुआ। तो जो अभी तक, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया, वो कहां पर आ गया? यहां पर। इन क्षेत्रों को छोड़ करके कहां आ गया? भारत में, भारत का हिस्सा हो गया। तो चूंकि संख्या कम, अब सीटें कैसे वितरित की गई थी? पॉपुलेशन के आधार पर। तो एक पॉपुलेशन का हिस्सा तो चला गया, तो उतनी सीटें हमें कम करनी पड़ेगी। तो जो 389 अभी तक थी, 389 सीटें, वो घट करके हो गई 299। 299। अब जो संविधान सभा की संख्या होगी वो 299, 299। अब इस 299 में से 229 सीटें, 229 सीटें, ध्यान से समझिएगा। पहले 389 में से था, 389 में से ब्रिटिश भारत को कितनी थी? 296। तो अब वो 296 से घट करके कितनी हो गई? 229। लेकिन जो शब्द ब्रिटिश भारत था, अब क्यों ब्रिटिश भारत? अब तो हम स्वतंत्र। इसका मतलब अब वो क्या हो गए? भारतीय प्रांत। अब क्या हो गए वो? भारतीय प्रांत। तो 229 भारतीय प्रांत, इंडियन प्रोविंस। भारतीय प्रांत 229 और 70 ही बची ना, 70 किसको दे दी गई? देसी रियासतों। प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स की। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये अभी कौन से हैं? किसके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख बातें या विशेषताएं, फीचर्स। पहला तो दो अलग देश, दूसरा दो संविधान सभा, दूसरा बिंदु हमने क्या पढ़ा था? अपॉइंटेड डेट 15 अगस्त 1947, दो संविधान सभाएं, एक भारत और पाकिस्तान की। पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है। हम भारत की पढ़ेंगे तो भारत की 389 में से घटकर सीटों की संख्या क्या हो गई? 299। उसमें से 229 और 70 देसी रियासतों के। चौथा बिंदु, चौथा बिंदु, चौथा बिंदु ये था कि ये जो
संविधान सभा थी, ये इसका काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना, संविधान के निर्माण में तो समय लगता और संविधान के अनुसार ही देश चलना है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक देश कौन चला रहा था? ब्रिटेन। कानून कौन बना रहा था? अब तो चले गए। फिर अब इसका मतलब यह है कि कानून तो अभी भी जरूरी होंगे, कानून तो अभी भी जरूरी होंगे, लेकिन और संविधान हमारा बनकर तो तैयार नहीं हुआ था, उसको समय लगता। तो ब्रिटेन की सरकार ने ये कहा कि भैया, चूंकि आपके यहां संविधान बनने में समय लगेगा और हमें अब आपसे कोई मतलब नहीं, तो आप देश चलाएंगे कैसे? तो हम एक व्यवस्था करके जा रहे हैं, यानी कि उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही लिख दिया गया। एक व्यवस्था ये लिख दी गई कि जब तक आपके संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, जब संविधान का निर्माण हो जाएगा तो आप करते रहिएगा जो करना है, कैसे संसद का गठन करना है, कैसे विधायिका का कानून बनाने वाली संस्था क्या होगी, वो सब आप देख लीजिएगा। लेकिन जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तो इसी संविधान सभा को हम एक और कार्य देकर के जा रहे हैं कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक आप देश की विधायिका के रूप में भी कार्य करेंगे, यानी कि देश के लिए यदि आवश्यक जब हो तो आप कानून भी बनाएं, आप नॉर्मल कानून भी, सामान्य कानून भी निर्मित करेंगे, जिससे देश की व्यवस्था किसी भी प्रकार से अव्यवस्थित ना हो, सिस्टमेटिक तरीके से चल सके। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि संविधान सभा के दो कार्य। ब्रेक दूंगा मैं 10 मिनट का, परेशान ना हो, थोड़ा सा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। संविधान सभा के दो कार्य, टू फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दो कार्य। और ये दो कार्य जो हैं, ये एक काम संविधान का निर्माण, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड आपका देश के लिए आम कानून बनाना, सामान्य कानून बनाना। आम, मैंगो वाला नहीं, जनरल वाला, ठीक है, आम कानून बनाना। To frame the ordinary legislation, देश के लिए आम कानून बनाना। अब ये कहा गया कि भैया ये जो संविधान सभा के कितने सदस्य, 299 सदस्य, 299 सदस्य ये काम भी करेंगे और ये काम भी करेंगे, लेकिन दोनों कार्य एक ही दिन नहीं हो सकते। दोनों कार्य वो हैं लोग भाई 299, पर जिस दिन संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करेगी, उस दिन सामान्य कानून नहीं बना सकते। और जिस दिन सामान्य कानून बनाने के लिए वही 299 सदस्य बैठेंगे, उस दिन संविधान बनाने का कार्य नहीं होना। यानी कि दोनों कार्य अलग अलग दिन। अलग अलग दिन, इन सेपरेट डेज। और यह भी कहा गया कि जैसा काम वैसा नाम भी होगा। यानी कि जिस दिन आप संविधान बनाने के लिए बैठेंगे, उस दिन आपको संविधान सभा कहा जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाएगा। लेकिन जिस दिन आप देश के आम कानून बनाने के लिए बैठेंगे, उस दिन आपको संविधान सभा नहीं कहा जाएगा, उस दिन आपको डोमिनियन विधानमंडल कहा जाएगा। विधानमंडल।
डोमिनियन लेजिस्लेचर। सॉरी, और साथ में ये भी कहा गया, एक चीज और की गई, यानी कि दोनों कार्य अलग अलग दिन, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको डोमिनियन लेजिस्लेचर। अब डोमिनियन लेजिस्लेचर, संविधान सभा की ऑलरेडी हम जानते हैं कि संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसको करनी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो नॉर्मल बन गए हैं, यानी कि आप आगे भी वही करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कार्य तो पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, ये नया कार्य है, इसका मतलब ये कार्य अब स्टार्ट होगा। तो इसकी जो फर्स्ट सीटिंग हुई, फर्स्ट सीटिंग एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर, फर्स्ट सीटिंग वो 70 नवंबर 1947, 17 नवंबर 1947 को पहली बैठक, 17 नवंबर 1947 को। लेकिन इसकी यह भी कहा गया कि जिस दिन संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठेगी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। लेकिन जिस दिन डोमिनियन लेजिस्लेचर के रूप में बैठेगी संविधान सभा, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता नहीं करेंगे। कहा नहीं गया, बल्कि ये संविधान सभा ने निर्धारित किया। तो ये इसके जो अध्यक्ष, डोमिनियन लेजिस्लेचर के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे जीवी मावलंकर, सॉरी, जीवी मावलंकर। गणेश वसुदेव मावलंकर, ये जीवी मावलंकर जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है। और ये दोनों के दोनों कार्य कब तक चलते रह गए? ये दोनों के दोनों कार्य अलग अलग दिन कब तक चलते रह गए? 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा एक कार्य पूरा हो गया था। क्या? संविधान का निर्माण। अब शर्तों के अनुसार तो दूसरा कार्य भी पूरा हो गया होना चाहिए। क्या? देश के लिए हम कानून बना, क्योंकि पॉइंट तो यह था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तो जब तक, अब संविधान का निर्माण तो हो गया, तो इसका मतलब इसका काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो एक काम यहां से समाप्त कर दिया गया, लेकिन दूसरा नहीं। उसका कारण, क्योंकि संविधान तो बन करके तैयार हो गया, लेकिन अभी संविधान लागू नहीं, और लागू हो भी जाएगा तो भैया संसद का गठन कैसे होगा? पहले चुनाव होंगे, चुनाव के बाद संसद का गठन होगा, इसमें लग जाएंगे 2-3 साल। तो तब तक कैसे कानून बनेंगे? तो ये कहा गया कि भैया ये काम तो पूरा हो गया, अब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए नहीं बैठेगी। तभी 11 सत्र की मैं बात कर रहा हूं, 11 सत्र पूरे हो गए, लेकिन संविधान सभा देश के लिए आम कानून बनाने के लिए बैठेगी जब तक निर्वाचित संसद का गठन ना हो जाए, लेकिन उसे डोमिनियन विधानमंडल, अब उसका नाम परिवर्तित हो गया और उसका नाम आगे हो गया अब प्रोविजनल पार्लियामेंट, तदर्थ संसद, तदर्थ संसद, यानी कि प्रोविजनल पार्लियामेंट। प्रोविजनल पार्लियामेंट का मतलब यह है कि हमारा संविधान बन गया था और संविधान में यह निर्धारित किया गया था कि देश में कानून संसद बनाएगी, लेकिन संसद तो अभी गठित नहीं हुई। तो जब संसद गठित नहीं हुई तो यह कहा गया कि एक अस्थायी संसद बना दी जाए। अस्थायी संसद फिर बनेगी कैसे? तो यह कहा गया कि जो संविधान सभा के अभी सदस्य हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर को, उन्हीं को अस्थायी संसद डिक्लेयर कर दिया, और यह बात संविधान में ही लिख दी गई। तो ये यानी कि तदर्थ प्रोविजनल का मतलब क्या हो गया? टेम्पोररी पार्लियामेंट, अस्थायी संसद।
तदर्थ प्रोविजनल यानी कि अस्थाई यानी कि टेम्पोरी यानी कि जब तक कि संसद का गठन नहीं हो जाता तब तक यही सदस्य संसद के सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे और ये कार्य चलता रह गया था 17 अप्रैल 1952 तक, क्योंकि इसके बाद मई 1952 में हमारी संसद का गठन हो गया, इसका काम समाप्त। ठीक है, ये क्या बिंदु हम पढ़ रहे थे अभी तक? कितने बिंदु हो गए? एक और बिंदु, पांचवा हैं तो बहुत सारे, पर आप काम के उतने ही हैं, उतने ही बताएंगे हम जितने काम के। इस संविधान सभा को संप्रभु सभा बना दिया गया। बना दी गई, मीन्स सॉवरेन बॉडी। संविधान सभा को संप्रभु सभा बना दिया गया। और संप्रभु सभा का मतलब क्या हो गया कि संविधान सभा को वो अधिकार दे दिए गए कि भैया ब्रिटेन की गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जिस प्रकार की मर्जी हो उस प्रकार का खाना बना लो, यानी कि संविधान बना लो, जो मर्जी हो, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। इवन चाहे तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून है, इवन ये कानून भी आप चाहें तो इनको समाप्त कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो यानी कि इसको ये कह दिया गया कि आप चाहें तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को भी रद्द कर सकते हैं, सभी कानूनों को रद्द कर सकते हैं। इसका मतलब यू कैन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन रिजेक्ट all the laws framed by the British Parliament. Framed by British Parliament. चाहे तो, और चाहे तो रख सकती। भारत की संसद ने, आप ये संविधान सभा कहें तो उसमें बहुत से कानून आज भी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा पारित किए गए लागू, आज भी। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, बहुत सारी चीजों को परिवर्तित कर दिया गया, जैसे आप लोग अभी बीच में पढ़े होंगे, आप लोग शायद ना पता हो, कुछ लोगों को पता हो, जैसे सीआरपीसी वगैरह सुनते होंगे, सीपीसी सुनते होंगे। अब ये अभी लागू नहीं हुए, पर अब बदलने का क्रम संसद ने पारित कर दिया गया है, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो वो उस समय के थे, क्या नाम से, ब्रिटिशर्स के समय के। अभी भी बहुत से कानून हैं ब्रिटिशर्स के समय, लेकिन हमें ये अधिकार दे दिया गया, तो आप चाहें तो उनको रख सकते हैं, चाहें तो, यानी कि हम संप्रभु, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु सभा बना दिया गया, सॉवरेन बॉडी बना दिया गया कि इसमें ब्रिटेन की सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, ये आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? संविधान सभा की कार्यप्रणाली भाग 2, वही है ना, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्ट 2। तो अभी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 5-7 मिनट का, और इसके बाद पुनः हम लोग मिलते हैं उस टॉपिक के साथ।